नमस्कार, मैं श्याम कुमार और आप देख रहे हैं फॉर्मल टॉक। आज हमारे साथ हैं राजनीति विशेषज्ञ बिंदु कश्यप जी। नमस्कार, जी नमस्कार। कैसे और हैं आप? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अपना सुनाइए। सब ठीक है? और सारे टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा जी, चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गया हूँ कोई बात इसलिए। नहीं। जी तो क्या लग रहा है, चुनाव नज़दीक है, जी तारीख का ऐलान हो गया है, जी। प्रथम चरण में जमुई लोकसभा का चुनाव होना है, हम्म। तो आपका क्या इस पे प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहली बात कि ये चुनाव जो है, लोकसभा का चुनाव आने बिल्कुल सामने हमारे हैं। तो बहुत सारे लोगों की समस्या थी जो पिछले 10 वर्षों में लोग देखा इस चीज़ को कि लोकसभा चुनाव में एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनने का क्या परिणाम होता जी, है, जिसका परिणाम अभी सामने आप देख रहे हैं कि आज बीजेपी के अलायंस के कारण ही आज झाझा में देखिए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई है, जी, या आपका फुट ओवर ब्रिज का निर्माण हुआ है, जी, और उसके बाद गोदाम का भी आपके कुछ दिन पहले लोकार्पण हुआ है। तो कंटिन्यू देखिए झाड़ा चकाई बटिया रेल मार्ग, जी, जो कि कभी लोग सोचे नहीं थे, ये सारे काम आपके एनडीए के गठबंधन में जो हुई है, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। इससे पूर्व आपका दिग्विजय बाबू थे, जो कि झाझा का लोको शेड समाप्त होने के कगार पर था, और उन्होंने बचाने का काम किया और मेमू शेड दिए वो। जिसके बाद दूसरा दिग्विजय सिंह के रूप में हम लोग तो चिराग पासवान को जान रहे हैं अभी, जी, और चिराग पासवान का बहुत अच्छा कार्यशैली भी रहा है। जी, और उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारा जमुई जो है बढ़ चढ़ के जो भी एनडीए के कैंडिडेट होंगे जी, उनको वोटिंग करेंगे। जी। लोकसभा 2024 के चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? राम मंदिर या फिर रोजगार? देखिए, राम मंदिर का जो पहले मुद्दा हुआ करता था, लोग हमेशा चर्चा बनाते थे, चर्चा करते थे, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, जी, है ना। उसको माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर चुका है। जी, अब राम मंदिर कहीं का, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का कहीं कोई मुद्दा नहीं रहा। जी, हमारे सामने सबसे बड़ा चीज़ है रोजगार का मुद्दा। जी, और हमारा बिहार जो है, बिहार में मजदूरों की कमी नहीं है, मजदूर बहुत सारे हैं और मेहनती हैं, जिसके जी, कारण पूरा देश चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के मजदूर जो हैं, यहाँ से पलायन कर रहे हैं और बाहर दूसरे जगह जा रहे हैं, और दूसरे जगह को श्रमदान कर रहे हैं वो, जी, और दूसरा राज्य जो है डेवलप कर रहा है। और हमारे देश में पर्याप्त, ये हमारे बिहार में पर्याप्त साधन है। जी, पर्याप्त साधन रहने के बावजूद भी यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। जी, ज़मीन पर्याप्त आपको मिलेगा, देखिए ना, अभी घर में ज़रूरत ज़मीन बहुत सारे मिलेंगे, अभी जी, सर्वे का काम चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर फैक्ट्री होनी चाहिए, कारखाना होना चाहिए, और जिसके कारण, जिससे क्या होगा कि रोज़गार की संभावनाएं बढ़ेगी। जी। बहुत अच्छा जवाब। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार या फिर नरेंद्र मोदी को? देखिए सर, आपका क्वेश्चन तो बहुत उम्दा है, बहुत बढ़िया जी, है ना। पिछले उनका भी जो कार्यकाल रहा, यूपीए की जो कार्यकाल रहा, उसमें भी किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं देखा गया। पीएम भी रहे यूपीए के ही, आपके माननीय मनमोहन सिंह रहे हैं, जो एक अर्थशास्त्री भी थे वो। जी, तो अर्थशास्त्र के मामले उनको नॉलेज तो बहुत बढ़िया था, अर्थशास्त्री थे वो। बट जो जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए अर्थशास्त्र के मामले पे, वो नहीं हो पाया है कि किस तरह से हमारे देश को आगे बढ़ाया जाए, डेवलप किया जाए। और पिछले जो कार्यकाल रहा मोदी जी का, आप उसमें देखा जाए कि देश अपने आप में काफ़ी मजबूत स्थिति में आ चुकी है। रोजगार की असीम संभावनाएं आ रही है। हमारा रक्षा सेना, रक्षा तंत्र बहुत मजबूत हो चुका है। तो ये सब देखने की चीज़ है, दिख रहा है लोगों को, सारी जनता लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। हाँ, तो मैं, मेरा अपना ओपिनियन है, और साथ में लोगों की तरफ से भी मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में आपके मोदी जी ही प्रधानमंत्री के रूप में रहेंगे। क्या एनडीए इस बार 400 पार कर पाएगी? क्या बिल्कुल, लगता है आपको? बिल्कुल 100%। ये तो मुझे पूर्ण रूप से आशंका है कि 400 से ऊपर ही जाएगी वो, 400 से नीचे नहीं रहेगी। क्योंकि पब्लिक जागरूक है, पब्लिक कॉन्शियस है, शिक्षा बढ़ रहा है। पहले लोग, शिक्षा का रेशियो बहुत कम था, अभी जी, मैंने शिक्षित लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो शिक्षा जहाँ रहेगा तो वहाँ डिसीजन लेने का क्षमता भी लोगों में बढ़ेगा कि कौन सा गवर्नमेंट, कौन सा सरकार मेरा जो है हमारे लिए है, हमारे हितकारी, हमारे देश के लिए आगे प्रोग्रेस कर सकता है वो। अब देखिए ना कि
इससे पूर्व हम देखिए कि बराबर आतंकी हमले होते थे, अभी तो आतंकी हमले भी बंद हो गए, है ना। हमेशा मुद्दा बनता था, उसके नाम पर क्या क्या था, विपक्ष लोग हमेशा हावी रहते थे कि भाई आतंकी हमला हुआ है। कहाँ भी आतंकी हमला है, और काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। मैं पहले भी कहा कि रक्षा के मामले में, चाहे शिक्षा के जी। मामले में सरकार का बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए मैं एनडीए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और इसी तरह कार्य करते रहे, यही हम लोग की कामना है सर। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा भी अभी बहुत गर्म है। जी, क्या लगता है इससे लोकतंत्र को फायदा होगा या नहीं होगा? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन तो होना ही चाहिए, इसलिए कि एक साथ ही अगर सारे चुनाव अगर हो जाए तो इससे क्या होगा, एक्सपेंस जो खर्च जो होती है वो खर्च में बचत होगी। जी। और खर्च में बचत होने से क्या होगा, जो खर्च हमारा बचेगा वो देश के विकास में, डेवलपमेंट में काम आएगा, है ना। बार बार चुनाव होने से क्या होता है, बार बार एक्सपेंस, बार बार लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है ना, चुनावी खर्च होती है। तो वन नेशन और वन इलेक्शन जो है ये बहुत अच्छा मुद्दा है, और इसको होना चाहिए, इम्प्लीमेंट किया जाए। जी। विपक्ष कह रही है लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। क्या सच में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है? मुझे तो ऐसी ऐसी बातें सुनकर हंसी लगता है कि कहीं संविधान खतरे में नहीं है, और ना ही लोकतंत्र खतरे में है। विपक्ष को तो और क्या चाहिए, मुद्दा चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। कहाँ संविधान के खिलाफ कोई कार्य हो रही है, काम चल चल रहा है। संविधान के हिसाब से ही हमारे जितने भी ये कार्य प्रणाली है सुचारू रूप से चल रही है। साबित करके बता दे कि भाई हमारा संविधान खतरे में है वो। नहीं, विपक्ष तो ये भी कह रही है कि सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, इसे विपक्ष के प्रति कार्य करने के लिए लगाया गया है। क्या ये सब कुछ मायने ये रखता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ये सब सारी हवाई बातें हैं। जी। हाँ, और मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जी। अच्छा, पेपर लीक जो कि अभी अगर गत वर्षों में देखा जाए तो बहुत ये मामला गर्म रहा है। अभी हाल फिलहाल में यूपी में पेपर लीक हुआ है, फिर अभी बिहार में पेपर लीक हुआ है। तो क्या इस पे सरकार को क्या कार्य करनी चाहिए जिससे कि जो युवा पीढ़ी है वो इससे ग्रसित ना हो? क्योंकि बहुत सारी परेशानियां होती है, लोग ट्रेनों से जाते हैं, दूर दूर एग्ज़ाम होता है, तो फिर इस पे क्या सरकार को करनी चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है, क्योंकि बच्चे का भविष्य का सवाल है ये। जी। और बहुत सारे विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी जो है गरीब जी। फैमिली से बहुत सारे बिलोंग करते हैं। मैंने तो देखा कि ट्रेन में लोग लटक लटक के जाते हैं, जनरल जी। में सफ़र करते हैं, उनको सीट नहीं मिलता है। और उसी कंडीशन में कोई एग्ज़ाम दे और पेपर लीक हो जाए, फिर उसके एग्ज़ाम को कैंसिल किया जा रहा है, फिर उस बच्चा फिर दोबारा फिर एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा, तो वो एक आर्थिक बोझ उस पर पड़ जाता है। मेंटली टेंशन उस पर आ जाता है कि भाई हमने तैयारी किया, प्रिपरेशन किया, वो पेपर लीक हो गया। इसके लिए सरकार से एक निवेदन है कि सख्ती से इसका कार्रवाई हो, जो पेपर लीक करते हैं, जो ऐसे माफिया हैं उसको पकड़े, और पकड़ करके उसको आजीवन कारावास दे दे, ताकि लोग सबक ले इससे, है ना, कि इस तरह से पेपर लीक करने से पहले 10 बार वो सोचे। मेरा पर्सनल ओपिनियन है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रोजगार और महंगाई का लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, रोजगार तो प्रेजेंट टाइम में रोजगार तो आपका गठबंधन में मिल ही रहा है। अभी देखिए, हाल फिलहाल में बहुत सारी वैकेंसी आई, बीपीएससी वगैरह के तहत भी हो रही, बहुत से बहाली हुई है, फिर बहाली होने जा रही है। और महंगाई की जहाँ तक बात है, तो आपका ये महंगाई एक रोना है। लोग रोते हैं कि महंगा हो गया, महंगा हो गया। आप इनकम लेवल को देखिए ना, आप इनकम लेवल को देख नहीं रहे हैं, आप महंगाई कर रहे हैं भाई। जिस टाइम में लोगों का इनकम 15 रुपया था, तो उस टाइम में दाल चावल 25 पैसा मिला करता था महीने का इनकम। मैं नाना जी के समय लोग बोलते थे कि 15 रुपये मेरा इनकम हुआ करता था। और आज उसी रेशियो में आप देखिए कि इनकम कितना है प्रति व्यक्ति का। कम से कम 15-20 हजार रुपया महीने का कमा रहे हैं लोग। एक मजदूरा भी 300 रुपया 500 रुपया के हिसाब से लोग कमाते हैं डेली, तो 15,000 रुपया, 15,000 रुपया कोई मैंने, और उसमें आराम से वो जीवन बसर कर सकता है लोग चाहे तो। इसमें तो महंगाई कहीं नहीं है सर। अच्छा। चुनावी बॉन्ड इस बार बहुत गर्म मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट इस पर एसबीआई को फटकार भी लगा चुका है। क्या इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, कुछ तो असर पड़ना चाहिए इसमें,
हाँ, बाकी इसके बारे में मैं ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, ठीक है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ इसके लिए, कोई बात ठीक है। धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है और इस चर्चा को अच्छी तरह से संपन्न किया है। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्य आपके मंच में फॉर्मल टॉक में बुलाने के लिए। और अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कोई राजनीतिक पार्टी से बिलॉन्ग नहीं करता हूँ, जी, और जो सच्चाई है वो मैं सामने पेश करने की कोशिश जी। किया हूँ, प्रयास किया हूँ। जी। यदि ऐसा किसी को लगता है तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो मैंने कहा। जी, जी, धन्यवाद जी, आपका। धन्य